मुझे ये नहीं समझ में आया कि टाइम सच में है क्या। हमने बहुत सारी बात की, हमने एरो वाली बात की, दैट वाज वेरी फैसिनेटिंग, लेकिन सच में टाइम है क्या? बिल्कुल सही बात है। मतलब अभी तक मैंने जितना भी बताया था वो न्यूटन आइंस्टाइन वाला, मेरे ख्याल से वो पहली वीडियो में मेरे को थोड़ा क्लियर करना था कि एक बेसिक क्लियर हो जाए ना, नॉर्थ बैक टू बेसिक्स। हाँ, नॉर्थ साउथ, एब्सोल्यूट रिलेटिव, वो चीज हमें बतानी थी। मैं कुछ थॉट्स भी अपने लेके आऊं, मैं लिखता रहता हूँ फ्री जब भी बैठा होता हूँ, तो मैं बहुत सारे थॉट्स लिखता हूँ। मैं एक चीज बताता हूँ, जैसे हमारे पास ना एक वर्ड होता है विच इज स्पेस टाइम। स्पेस टाइम, हाँ, यहां से कहानी स्टार्ट होने वाली है कि ये टाइम होता क्या है। बिल्कुल सही क्वेश्चन है ना। स्पेस टाइम इज अ सिंगल वर्ड, एक सिंगल वर्ड है। स्पेस अलग और टाइम अलग नहीं है। नहीं, मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। जैसे अभी तक न्यूटन की दुनिया में भी हम बोल सकते थे स्पेस टाइम, बट वहां पे स्पेस अलग चीज है, टाइम एक अलग चीज है। हम ऐसा बोलते हैं ना, जैसे लास्ट टाइम मैंने एक एरो के बारे में बताया था कि टाइम को हमने एक बार छोड़ दिया एरो में, एरो की तरह, और वो चलता जाएगा। स्पेस में ऐसा हो सकता है क्या? स्पेस भी एक एरो की तरह बिहेव करता है? बिल्कुल भी नहीं। मैं अर्थ पे खड़ा होकर बता सकता हूं ये डाउन है और ये अप है। अब एक बार ना इमेजिन करने की कोशिश करो एक सिचुएशन कि आप हो स्पेस में, कुछ नहीं है वहां पे, कुछ भी नहीं है। कैसे बताओगे कि क्या अप है और क्या डाउन? नहीं बता पाएंगे, तो डायरेक्शंस का ही मीनिंग खत्म हो जाएगा। तो वहां पे एरो ऑफ स्पेस जैसी चीज बता पाना इज नॉट पॉसिबल, है ना। बट एरो ऑफ टाइम बता पाना, क्योंकि हमने जितना भी टाइम के बारे में भी सुना है वो पास्ट से प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ ही चलता ही जाता है। और एक और चीज बताता हूं, मतलब वैसे अभी केमिस्ट्री में हो, मेरे को नहीं, 12th में आपने जरूर ये इक्वेशन पक्का सुनी होगी, है ना। जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन, ये तो मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन, ये पढ़ा, ये हर 11वीं 12वीं का बालक पढ़ता है। हाँ बिल्कुल सही, ये तो मंत्र है, मंत्र है, याद रखना ही पड़ेगा। इसमें ये चीज याद है क्या होती थी? ये होती थी एक्सेलरेशन। मतलब न्यूटन के अकॉर्डिंग जितनी भी उनकी मैकेनिक्स होती है, सिंगल इक्वेशन, इसके अकॉर्डिंग तुम मुझे ना किसी भी पूरे यूनिवर्स में किसी भी ऑब्जेक्ट की ना इनिशियल पोजीशन और वेलोसिटी बता दो, बस इनिशियल पोजीशन, इनिशियल वेलोसिटी। मैं इन्हीं इक्वेशंस का यूज करके, ये सिंगल इक्वेशन जहां पे लिखे है, मैं इस इक्वेशन का यूज करके उसका फ्यूचर भी बता दूंगा और उसका पास्ट भी। नहीं, अब दिमाग घूम रहा है। हाँ, बिल्कुल घूमना चाहिए। अब मैं जा रहा हूं, अब मैं अपनी केमिस्ट्री को लेके आऊंगा बीच में। बिल्कुल। मैंने पढ़ा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, HUP, द पोजीशन एंड मोमेंटम बिल्कुल एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम निकालना पॉसिबल। ठीक। तो क्या ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे लगेगी? मतलब ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे वैलिड नहीं है, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जो है ना वो नियर द स्पीड ऑफ लाइट भी मूव कर सकते हैं, जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। जब पार्टिकल नियर द स्पीड ऑफ लाइट मूव करते हैं तो हमें करेक्शंस की जरूरत पड़ती है, वहां आइंस्टाइन की क्वेश्चंस आती है, अप्रोक्सीमेशंस की जरूरत पड़ती है, अप्रोक्सीमेशंस की जरूरत पड़ेगी ना, फिर हमें आइंस्टाइन की थ्योरी में घुसना पड़ेगा, फिर से घुसना पड़ेगा ना। तो अभी के लिए अगर मैं स्पेस टाइम के बारे में बताऊं तो ये एक सिंगल क्वांटिटी इसलिए क्योंकि अगर स्पेस चेंज होएगा ना तो उसके साथ टाइम भी चेंज होएगा। मैं बताता हूं कैसे। ऐसे समझो कि हमारा ये जो पहली बात, स्पेस क्या होता है? मैं बोलता हूं स्पेस, क्या ये स्पेस वही है वो 3 डायमेंशन, 1 डायमेंशन, 2 x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस? नहीं, स्पेस ऐसे समझो कि इस पूरे सब कुछ हटा दो इस यूनिवर्स में से, प्लैनेट्स, एटम्स, मॉलिक्यूल, सब कुछ, गैलेक्सी वगैरह सब, स्टार्स, प्लैनेट्स, क्या बचेगा उसके बाद? होल, खाली जगह, खाली जगह, वो जो एम्प्टीनेस होगी उसको मैं स्पेस बोल रहा हूं। क्या वो एम्प्टी स्पेस भी एक फिजिकल थिंग है? हाँ, आइंस्टाइन ने बताया वो ये जो एम्प्टी स्पेस होता है ये भी एक फिजिकल थिंग है। कैसे? मतलब इसको इमेजिन करना पड़ेगा कैसे। ऐसे समझो कि ये जो मेरे आसपास जितना भी एम्प्टी स्पेस होगा, इसको एक बड़ी आसान से एनालॉजी से बताता हूं, ऑल्दो पूरी तरह से करेक्ट नहीं है। जैसे एक चादर ली, आपने वहां से पकड़ी चादर, मैंने यहां से पकड़ी, मैंने देखा है वीडियो में देखा है ना, उसके ऊपर कोई पत्थर रख दिया तो ऐसे बेंड हो जाए। वो जो चादर थी ना, ऐसे समझो वही हमारा ये स्पेस है। और वो जो पत्थर था, वो जो पत्थर है वो कोई भी प्लैनेट है या स्टार है, उसके बीच में रखेंगे ना तो वो जो स्पेस था ना वो थोड़ा सा बेंड हो गया। हाँ, एनालॉजी पूरी तरह से करेक्ट नहीं है क्योंकि हम ग्रेविटी को दिखाने के लिए ग्रेविटी का यूज कर रहे हैं। ठीक है ना। वो बॉल नीचे क्यों गई? ग्रेविटी की वजह से। और मैं दिखाना भी उससे क्या चाहता था? ग्रेविटी। है ना, कितनी अजीब सी बात है। फिर यहाँ मुझे अप्रोक्सीमेशंस वाला मेथड लगाना हाँ, बिल्कुल सही। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, स्पेस टाइम में 3 डायमेंशन, अगर सिर्फ स्पेस की बात बताऊं तो 3 डायमेंशन एक चीज है। हम 3 डायमेंशन में जी रहे हैं। मैंने आज तक 3 पढ़ी है, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, बिल्कुल सही। लेकिन इस बार होती है एंट्री आइंस्टाइन की, वो बताते हैं ये कोई अलग चीज नहीं है, ये जो है ना ये इसके साथ ही एसोसिएटेड है। वैसे उनके एक टीचर ने इसको कंबाइन वर्ड को यूज करके इसके कुछ डायग्राम्स दिए थे, उनका नाम मिन्कोस्की था।
उन्होंने बताया कि यार ये जो दो चीजें तुम अलग अलग बता रहे हो ना, स्पेस और टाइम, हाँ, ये एक्चुअल में कंबाइंड चीज है, अलग नहीं। 4 डायमेंशनल एक एरिना है जिसमें सारे पार्टिकल्स रहते हैं। 4 डायमेंशनल एरिना, 4th डायमेंशन भी होती है, मतलब ये टाइम ही 4th डायमेंशन ऐसे समझो। ठीक है, ठीक है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूं कि ये चौक है, कितनी अजीब सी बात है ना, ये चौक है इस समय पे, जैसे जैसे समय बीतेगा, मतलब सिर्फ स्पेस में किसी चीज को बता देना वो करेक्ट नहीं होता, उसके साथ हमें टाइम के भी डायमेंशन बताने ही पड़ेंगे। इस वजह से इस तरह से तो हमारी जो सारी एक्सेस हम डिफाइन कर रहे हैं या सारी डायमेंशंस जो डिफाइन कर रहे हैं वो सारा एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट हुआ, बोल सकते हैं। एक बड़ी फेमस बुक है जिसका नाम है टाइम मशीन, मतलब पहली बार उसी इंसान ने टाइम मशीन के बारे में बताया था, H.G. वेल्स के द्वारा लिखी गई है वो बुक। मतलब उन्होंने बताया था कि ऐसा इमेजिन करो एक क्यूब है t=0 पे, t=0 मतलब इनिशियल टाइम पे, ठीक है, मतलब क्या होगा, कोई टाइम ही नहीं है तो और क्यूब उस कहां पे से भी आया? क्यूब, तो टाइम ही नहीं है तो क्यूब कहां से आया? ओके, है ना, 0 से 1 सेकंड होगा तभी तो क्यूब भी एग्जिस्ट करेगा, टाइम ही नहीं है तो क्यूब कैसे एग्जिस्ट करेगा? तो मतलब टाइम तो सबसे पहली डायमेंशन हुई, पहले उसके बाद ये सारी चीजें बोल सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन ये चार चीज एक साथ चलती है। इसका मतलब आज तक हम एक्स वाई जेड इतना ही सोचते थे ना, न्यूटन के अकॉर्डिंग टाइम अलग चीज थी और ये दोनों एब्सोल्यूट चीज है, हम हर जगह पे सेम। आइंस्टाइन ने बताया नहीं, ये दोनों एक कंबाइंड चीज और रिलेटिव चीज है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह से बिहेव कर सकती है। ठीक है, मतलब हमारे पास एक ऐसा कैप्सूल है, ऐसा इमेजिन करो हमारे पास एक ऐसा कैप्सूल है जिसपे एक बैनर लगा हुआ है, तुम कहां पे हो इस यूनिवर्स में, कितनी स्पीड से चल रहे हो, वो बताएगा कि हमारे लिए टाइम कैसे बीतने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर चल रहा हूं नियर द स्पीड ऑफ लाइट तो मेरे लिए टाइम बीतेगा नहीं, स्लो हो जाएगा, अगर हाँ नियर द स्पीड ऑफ लाइट स्लो हो जाएगा। अगर स्पीड ऑफ लाइट से ही चलने लग गया तो टाइम रुक जाएगा, है ना। लेकिन एक और भी वियर्ड चीज है यूनिवर्स में, मतलब आइंस्टाइन की जो इक्वेशंस थी उनके अकॉर्डिंग यूनिवर्स में कुछ ऐसे भारी ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा सन या इससे भी भारी कोई ऑब्जेक्ट्स है, ब्लैक होल्स फॉर एग्जांपल, काफी फैसिनेटिंग है ना, वीडियो में उसका नाम लो तो व्यूज आ जाते हैं सही बात है, बिल्कुल। तो उनके अराउंड लेस नोन है और ज्यादा क्यूरियोसिटी है उस चीज बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब ध्यान से देखना, मान लो ये एक ब्लैक होल है, ठीक है, अगर मान लो कुछ भी नहीं है पूरे यूनिवर्स में, तो हमने अपनी छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होता है लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइंस, एग्जैक्टली, सीधी चलती रहेगी हमेशा के लिए। Yes. लेकिन क्या होगा अगर साथ में एक ब्लैक होल पड़ा है, ब्लैक होल या कोई भी भारी सी चीज पड़ी है, वही एनालॉजी पे वापस आते हैं। हाँ, ब्लैक होल बहुत बड़ा शब्द है, अभी के लिए मान लो 2 लाइन में क्या है, 2 लाइन में ऐसे समझो कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, एक ऐसा स्टार है फॉर एग्जांपल, जिसे कुछ बाहर नहीं आ सकता, अगर जो अंदर गया, जो एक बार अंदर चला गया वो नहीं बाहर जा। सबसे सिंपल इसकी डेफिनेशन यही बताऊंगा अभी मैं, आने वाली वीडियोस में तो इसके पूरे डेप्थ में चले जाएंगे कि इसके अंदर भी क्या होता है। अभी के लिए ऐसे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने चौक लिया, ऊपर फेंका, तो ये इतनी ऊपर ही क्यों गया, क्योंकि मैंने स्लो फेंका था, थोड़ा और तेज फेंकता तो और ऊपर चला जाता, मैं और जान लगा के फेंकता तो और तेज चला जाता, लगभग 11-12 किलोमीटर पर सेकंड से फेंकता तो आसमान में ही चला जाता, कभी वापिस ही ना आता। इसको हम बोलते हैं एस्केप स्पीड, एस्केप वेलोसिटी। अगर एक मिनिमम वेलोसिटी ऐसी एग्जिस्ट करती है जिसपे अगर चीजों को फेंको तो ग्रेविटेशनल पुल से ही बाहर चला जाता है। तो ये वही कॉन्सेप्ट है जिसमें अगर हम किसी स्पेसशिप को या रॉकेट को लॉन्च करते हैं, उसको उतनी वेलोसिटी देते हैं, उससे ज्यादा वेलोसिटी देते हैं कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चले जाए। हाँ। तो क्या कोई जितना बड़ा प्लेनेट उतनी ज्यादा वेलोसिटी देनी पड़ेगी, क्योंकि ग्रेविटी ज्यादा है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल जुपिटर पे होते तो वहां की ग्रेविटी ज्यादा होगी, तो उसका एस्केप स्पीड, एस्केप वेलोसिटी ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होगी। तो ऐसे भी तो स्टार्स एग्जिस्ट करेंगे शायद नेचर में जिनकी एस्केप वेलोसिटी इनफाइनाइट हो, उससे कोई चीज बाहर फेंक ही ना पाए, उसकी ग्रेविटी इनफाइनाइट हो, ठीक है। ऐसा ही स्टार अभी के लिए मान लो उसे हम ब्लैक होल, बस इतनी सी चीज। अभी मैंने वो चादर वाला एग्जांपल दिया था ना कि कुछ बीच में रखो स्पेस बेंड हो जाता है, वैसे ही समझो मैंने एक ब्लैक होल रख दिया, बड़ी भारी सी चीज है ऐसे समझो, और सबको ही उसको अंदर वो अपनी तरफ सबको खींचा। वो जो स्पेस है ना, इमेजिन करना कितना ज्यादा डिफिकल्ट है। मैं इस एम्प्टी स्पेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक हाइपोथेटिकल हेलुसिनेशन, मतलब हाइपोथेटिकल चीज हमने, हाँ, ऐसे मान लो दिमाग में कि एक पूरा 3 डायमेंशनल एम्प्टी स्पेस है जिसमें मैं भारी से ऑब्जेक्ट को रखूंगा तो उसमें गड्ढा सा बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। थोड़ा इमेजिन करना मुश्किल है, बट अगर आसपास कुछ नहीं होता तो लाइट स्ट्रेट जाती है ना, ठीक है, क्योंकि ये ब्लैक होल पड़ा है इसमें, हमारे यूनिवर्स में, तो इसके अराउंड स्पेस भी बेंड हो जाएगा, है ना।
जैसे अभी तक ये लाइट स्ट्रेट जा रही थी, लेकिन क्योंकि इसके आसपास स्पेस बेंड हो चुका है, लाइट को जाना चाहिए था सीधे, लेकिन स्पेस भी तो बेंड है ना, तो लाइट भी बेंड होके ही जाएगी ऐसे। अब बताओ इसमें से और इसमें से लाइट को किसको, इन दोनों सिचुएशन में ज्यादा समय कहां लगेगा ट्रैवल करने में? ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये सबसे कम डिस्टेंस, ये इसमें ज्यादा लगेगा। तो इसमें डिस्टेंस ज्यादा है तो टाइम भी ज्यादा लगने वाला है। बिल्कुल लगेगा। इसका मतलब हम क्या समझे कि अगर भारी चीज यहां पे रख दें, स्पेस अगर चेंज हो रहा है इसके अराउंड, तो उसके साथ लाइट की, उसके साथ टाइम भी चेंज हो रहा है। ओके, है ना, यहाँ पे ज्यादा समय लगेगा। डिस्टेंस भी चेंज हुआ तो टाइम भी चेंज हुआ। वो हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना, टाइम ट्रेवल टू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। यस, स्पीड तो चेंज नहीं होती लाइट की, 3 × 10⁸। मतलब हम तो इससे खेल सकते हैं, डिस्टेंस बढ़ा तो टाइम को भी बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि स्पीड तो कांस्टेंट रखनी है। स्पीड तो कांस्टेंट रखनी है ना, कमाल की बात। तो अगर हम स्पेस को चेंज करेंगे ना यूनिवर्स में, टाइम भी चेंज होगा। और क्या ये स्पेस हम तो चेंज नहीं कर सकते, हम नहीं चेंज करने वाले, हम नहीं चेंज कर तो सकते। ये कैसे चेंज हो रहा है? हो रहा है चेंज। हाँ, चेंज हो रहा है। ये एक्चुअल में होता क्या है, मेरे को मेन इशू में कमेंट्स भी पढ़ता हूँ ना, मेरे को यही लगता है कि वो पूछते हैं कैसे पता हमें ये सारी चीजें, हम ऑब्जर्व करते हैं, हम ये ऐसी चीजें ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि लाइट कुछ तो बेंड हो रही है यहाँ से। जब हम फोटोग्राफ्स लेते हैं ना दूर के गैलेक्सी की या फिर कोई ब्लैक होल की, तो उसके अराउंड कुछ तो ऐसा बेंडिंग ऑफ लाइट हमें दिखती है। ठीक है, उससे हम अपनी वो जो आइंस्टाइन की थ्योरी है, थ्योरेटिकल डेटा और एक्सपेरिमेंटल डेटा को मैच करके देखते हैं, और ये वो तो वही बात हमारा मैच होता है। हाँ, और कई बार हो चुका है, कई बार। ओके, आने वाली वीडियोस में जरूर बताऊंगा कि एक सबसे बड़ी विक्ट्री जो मुझे लगती है वो ग्रेविटेशनल वेव की है। ग्रेविटेशनल वेव मतलब ऐसे समझो एक स्टेप और फिर वापस टाइम पे आते हैं, वरना मैं बोलने लगा था कि हाँ, टाइम पे रहेगा वापस कहीं तो ऐसे समझो इस चादर को मैं झाड़ दूंगा, ये जिस पे मैंने बॉल रखी है। हाँ हाँ हाँ, इमेजिनरी चादर, इसको झाड़ा क्या होगा? द बॉल विल ना, बोल नहीं, हटा दो बॉल को, झाड़ा तो एक रिपल सी बनेगी, बिल्कुल वो रिपल आगे भी चलेगी। ऐसे ही यूनिवर्स में भी एक रिपल चल रही थी जो हमने 2015 के एंडिंग में मेजर करी। वो रिपल एक्चुअल में यूनिवर्स एक रिपल की तरह बिहेव कर, जैसे मैं यूनिवर्स का जो स्टैंडिंग वेव की बात करता हूं और मैं ये चादर दोबारा झाड़ूं तो एक वेव आ जाएगी मेरे पास, स्टैंडिंग वेव आ जाएगी। क्या यूनिवर्स भी ऐसे ही स्टैंडिंग वेव पैटर्न में चल रहा है? मतलब एक कुछ ऐसे पार्टिकल, कुछ ऐसे ब्लैक होल्स दो टकराए थे, इतना खतरनाक ये कोलिजन था इनका, जिसकी वजह से वो रिपल्स प्रोड्यूस हुई। और वो चलती जा रही थी अर्थ पे भी आई। ये कौन सी ईयर में बोला आपने? 2015 के एंड में। मतलब कोइंसिडेंस बताऊं, ये बात आइंस्टाइन ने बताई थी 1916 में कि और कुछ वक्त के बाद ऐसा नहीं, उन्होंने बताया कि यूनिवर्स में ऐसी रिपल्स हो सकती हैं, जिसका नाम दिया ग्रेविटेशनल वेव्स। और वो कंफर्मेशन 1916 के बाद 2015 में दिखी है। 2015 में कंफर्मेशन हुई, फिर एक्सपेरिमेंटल डेटा ऑब्जर्वेशंस को मैच करते 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 2016 आ गया। एंड नाउ इट इज प्रूव्ड। अब कोइंसिडेंस देख पा रहे हो, कब बताया था उसने? 1916। और डिस्कवर कब हुई? 2016। 100 साल एग्जैक्ट 100 साल। और ये कब चलनी स्टार्ट हुई थी ग्रेविटेशनल वेव? 1.3 बिलियन ईयर्स पहले। ओके, मतलब कितना ज्यादा बड़ा कोइंसिडेंस है कि एग्जैक्टली 100 साल का ही वो हुआ गया। हाँ, कितनी खतरनाक बात थी। बट अगर हम टाइम पे वापस आना चाहें, है ना, हाँ बिल्कुल सही। तो टाइम पे अपनी डिस्कशन को वापस लेके आते हैं। मैं बता रहा था ना, टाइम को डिस्क्राइब करने के लिए ना बहुत सारी चीजें हैं, चाहे वो आइंस्टाइन की इक्वेशंस हो या क्वांटम मैकेनिक्स हो, जितनी भी चीजें वो सारे अलग अलग तरह से टाइम को बताते हैं। सबसे बड़ी एक बोल सकते हैं दिक्कत है इन सारी इक्वेशंस में, क्या? ये ब्लाइंड है। नहीं, क्या ब्लाइंड? ये ब्लाइंड है इक्वेशंस। मतलब आइंस्टाइन की इक्वेशन ले, हमें पता है टाइम क्या होता है जो घड़ी मेजर करती है। पास्ट से प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ जाते हैं, है ना, इतना हमें पता था। हम ये न्यूटन की इक्वेशन यूज करें, चाहे आइंस्टाइन की इक्वेशन यूज करें, चाहे हम वो क्वांटम मैकेनिक्स की इक्वेशन यूज करें, आपने भी मास्टर्स में पढ़ा हुआ है ना, क्वांटम मैकेनिक्स में, क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ा है बेसिकली। श्रोडिंगर इक्वेशन तो पक्का है। हाँ, वही डबल डिफरेंशिएशन वाली। लेकिन ये सारी इक्वेशंस ब्लाइंड होने का मतलब है, सबसे बड़ी दिक्कत है। ऑल्दो सबसे अच्छी तरह डिस्क्राइब टाइम को करती है आइंस्टाइन की इक्वेशन, रिलेटिव बता दिया टाइम में, सबसे बड़ी मिस्ट्री थी। बट फिर भी ये इक्वेशंस ने नहीं बता पाती डिफरेंस बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर। नहीं, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ब्लाइंड इक्वेशन का मतलब क्या है। मैं बताता हूं। जैसे ये है आइंस्टाइन की इक्वेशन, एकदम रफ फॉर्मेट में। मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला हूं इसका मतलब क्या अभी के लिए, समझ में नहीं आया। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये 10 इक्वेशंस है बाय द वे, ठीक है। एक ये टोटल, दिस इज वन ऑफ द इक्वेशन। उन्होंने ऐसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखी हुई, नहीं
इसके यहाँ पे कुछ जैसे नंबर हम चेंज एच करते हैं। साई इज इक्वल टू ई साई लिखते हैं और एच हैमिल्टोनियन हर्मिशियन ऑपरेटर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हो गया, वैसे ही दिस इज सम कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ अ बिग इक्वेशन। बिल्कुल सही। ऐसे समझ लो कि ये वो जो ज्योमेट्री की मैं अभी बात कर रहा था ना, वो बेंडिंग ऑफ स्पेस टाइम, उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। वो स्पेस टाइम को, वो फैब्रिक को एंड ये these रिप्रेजेंट symbols have their own meanings, बिल्कुल u and v। हाँ हाँ, ये इसके लिए थोड़ा टेंसर कैलकुलस है, पक्का बताऊंगा एकदम साधारण भाषा में, अभी नहीं जाते। बट ब्लाइंड का मीनिंग मैं यहाँ पे समझाना चाहूंगा। ये जो इक्वेशन है ना, इसको यूज करो कि अभी मेरे को पता है मोशन ऑफ प्लेनेट ये है इस समय पे, मैं इससे फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि आगे आने वाले समय में ऐसा ऐसा होगा। मोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट के बारे में भी अगर अपन देखना चाहें, हाँ हाँ हाँ, उसके लिए मतलब ऐसे समझो किसी भी चीज की हम इनिशियल डेटा डाल लें अभी के बारे में, जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था ना न्यूटन के बारे में, मुझे पोजीशन बताओ, वेलोसिटी बताओ, मैं फ्यूचर बता दूंगा। ठीक है, सेम इसके लिए भी okay। मुझे इनिशियल कुछ कंडीशंस बताओ, मैं उसका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर दूंगा यूजिंग दिस इक्वेशन। साथ ही साथ मैं पास्ट भी बता दूंगा। मतलब ये इक्वेशंस डिफरेंस बता ही नहीं पाती, जैसे ये फ्यूचर के लिए काम करती है ना, एग्जैक्टली डिट्टो सेम ये पास्ट के लिए भी काम करती है। तो सारी इंफॉर्मेशन दे रही है, लेकिन ये डिफरेंस तो नहीं बता पा रही ना कि ये फ्यूचर है ये पास्ट है। अच्छा, ये नहीं बता पा रही कि फ्यूचर में होगा या पास्ट में हुआ है। नहीं, मैं इसको क्लियर करता हूं चीज को। मतलब जैसे मैंने इक्वेशन को यूज किया फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए, ठीक है, काम कर रही है। ओके। ऐसे समझो मैंने टी को माइनस टी पुट कर दिया, माइनस टी मतलब बैकवर्ड के लिए। हाँ, ये इक्वेशंस तब भी काम कर रही हैं। कुछ तो अलग आना चाहिए था, कुछ तो वेरिएशन, कुछ तो चेंजेस बताएं कि ये पास्ट के बारे में बात हो रही है, ये फ्यूचर के बारे में बात हो रही है। डिफरेंशिएट नहीं कर रहा है, कुछ नहीं बता पा रहा उसके बीच में फर्क। ओके। सेम गोस फॉर क्वांटम मैकेनिक्स आल्सो। क्वांटम मैकेनिक्स में भी अगर हम इनिशियल कंडीशंस डाल दें वो श्रोडिंगर इक्वेशन में, अगर हम उसको फ्यूचर के लिए यूज करें और हम उसको पास्ट के लिए यूज करें, फिर से सेम, वो बता ही नहीं पाता, डिस्टिंक्ट ही नहीं कर पाता। जैसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, टाइम डिपेंडेंट अलग है, टाइम इंडिपेंडेंट अलग है। बिल्कुल, हर एक का दोनों का अलग क्राइटेरिया है। जो हम पढ़ते हैं क्वांटम केमिस्ट्री में, वहाँ पे हम ये वाली इक्वेशन जो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अलग अलग डायमेंशन में लगा, टाइम डिपेंडेंट पे भी पढ़ते हैं और टाइम, लेकिन वो पढ़ते हैं मास्टर्स में। बिल्कुल, जो मैं बच्चों को समझा रहा हूँ वो सिंपल ऐसे ऑपरेटर समझा रहा हूँ। बस अब मेरे दिमाग में क्लिक किया कि अगर मैं इसी प्लानिटरी मॉडल को इलेक्ट्रॉन के साथ रिलेट कर रहा हूँ, बोहर ने जैसा किया, बोहर ने कहा एक सेंटर में जो है वो न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन उसके आसपास जो है वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहा है। बिल्कुल। अगर ये इलेक्ट्रॉन प्लैनेटरी मोशन ही फॉलो कर रहा है तो क्या ये इक्वेशन भी उसका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर बता सकती है? मतलब दिक्कत क्या है मैं बताता हूं, यही तो सबसे बड़ी मिस्ट्री है ना। ये दो दुनिया मिल नहीं पा रही है, ये जो हमसे बड़ी दुनिया, मतलब मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक में ना हम इसमें रिलेशन ढूंढ नहीं पा रहे हैं। अब उसके लिए हम स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, अब मेरे को उतना याद नहीं है। नहीं, मैं उसके बारे में भी जरूर बताऊंगा थोड़ा, मैं रिसेंटली ही उस पर थोड़ा पढ़ रहा था। बट एक्चुअल में है क्या, ये जो आइंस्टाइन की इक्वेशन है ये स्पेस टाइम को, ये एरिना के बारे में बताती है। एरिना मतलब साधारण भाषा में स्टेज ये है। अब स्टेज पे परफॉर्मर भी होंगे, उस पे डांसर्स भी होंगे, सिंगर्स भी होंगे, वो पार्टिकल्स हैं। Whether it be any particle, कोई भी पार्टिकल के बारे में बात करें, न्यूट्रिनो या जो भी पार्टिकल्स है वो सारे के सारे उस स्टेज पे हैं। ठीक है, उनके लिए अलग इक्वेशन यूज हो रही है, और जो स्टेज है ना नीचे ये स्पेस टाइम वाला, उसके लिए ये इक्वेशन यूज हो रही है। ऊपर क्वांटम मैकेनिक्स, अच्छा वो जो हम श्रोडिंगर इक्वेशन की बात कर रहे हैं, या क्वांटम फील्ड एंड फॉर द मैटर व्हिच वी आर टॉकिंग, बिल्कुल सही, उसके लिए वो श्रोडिंगर इक्वेशन वगैरह, क्वांटम मैकेनिक्स। जो एरिना है ना जिसमें ये काम हो रहा है, जिस पे स्टेज पे वो परफॉर्म कर रहे हैं, उसके लिए ये इक्वेशन है। शायद जिसने भी यूनिवर्स बनाया होगा, अगर किसी ने बनाया होगा, शायद उसने एक ही इक्वेशन बनाई होगी, हम नहीं ढूंढ पा रहे, हम ढूंढ नहीं पा रहे, हम वो यूनिफाइड थ्योरी नहीं ढूंढ पा रहे, शायद ऐसा भी तो हो सकता है। क्या पता उस पर डिस्कवरी चल रही हो, उस पर चल रही है, उस पर काफी सारी थ्योरीज भी हैं, स्ट्रिंग थ्योरी और क्वांटम लूप ग्रेविटी, लेकिन कोई भी अभी सक्सेसफुल नहीं है ना। वो बहुत ही ज्यादा ऐसा एक ओपन एरिया ऑफ रिसर्च है अभी। बहुत सारी थ्योरीज हैं, एग्जैक्ट किसी को नहीं पता। अगर हमें पीएचडी करने के लिए ये टॉपिक चूज करना हो, दैट्स वन ऑफ दी, हाँ बिल्कुल हो सकता है, टॉपिक टू गो एंड स्टडी एंड रिसर्च। बिल्कुल सही, ये स्ट्रिंग थ्योरी और ये क्वांटम लूप ग्रेविटी। बट अभी गेटिंग बैक टू दिस, हाँ बिल्कुल वापस आते हैं इस पे। अब यहाँ पे टाइम कैसे रिलेट कर रहे हैं हम लोग? अब हम टाइम ऐसे रिलेट कर रहे हैं कि ये इक्वेशन, न्यूटन की इक्वेशन, जितनी भी इक्वेशंस अभी तक हम बात कर रहे हैं, सारी की सारी ब्लाइंड में इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं बता पा रहे हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन फ्यूचर एंड पास्ट, नहीं बता पा रही। तो कुछ तो तरीका होगा जो पास्ट और फ्यूचर में डिफरेंस बता पाए, तभी तो हम टाइम को डिफाइन कर पाएंगे। इसका मतलब टाइम, जैसे वो कार्ल मार्क्स मेरे ख्याल से एक फिलोसोफर हैं, वो बोलते थे टाइम कुछ नहीं होता, टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, टाइम तो हमने बनाया घड़ियां बेचने के लिए। ठीक है,
मतलब आप ये सोचो कि हम 1 सेकंड कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे सोचा होगा हमने सबसे पहले कि 1 सेकंड ये होगा। ये तो बहुत बड़ी वो एक दुविधा का विषय है। हाँ, दुविधा का विषय है ना। तो मतलब तो ये बहुत सारी चीजों में लग सकता है ना। मुझे कैसे पता पहले 1 है, मुझे कैसे पता पहले 0 है, हाउ डू आई नो द नंबर्स। हाँ, मतलब ऐसे समझो कि हमने क्लॉक्स बनाई, वो मतलब टाइम को मेजर करने के लिए हमने घड़ियां बनाई और हमने उसको बांध दिया। हमने उसको ऐसे समझो कि मैं उसको वर्ड्स में क्यों नहीं ला पा रहा हूं अभी के समय में मतलब टाइम को हमने बनाया घड़ियां बेचने के लिए। हमने उसको 1 सेकंड को इस तरीके से रखा कि सारी चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता 365 डेज में वो पूरी एक सन के अराउंड घूम लेता है, वो सारी चीजें भी ट्रू हों। पहली पेंडुलम क्लॉक पे कई सारे लोगों ने काम किया। अच्छा, पेंडुलम क्लॉक से याद आया, जब हम टाइम को मेजर करने की कोशिश कर रहे थे ना, सब पहले की बात है ये, काफी है ना, न्यूटन, लाइबनिट्ज, ये जो लोग थे ना, ये क्या करते थे, ये टाइम को मेजर करने के लिए कुछ तरीके ढूंढते थे। एक गैलीलियो का नाम सुना है। वो एक चर्च में गया, वहां पे ना कुछ तो ऐसे मोमबत्ती वगैरह कुछ तो थी, एक पेंडुलम पे लटक रखी थी, उन्हें ऐसे पेंडुलम हिल रहा था। तो उस बंदे ने सोचा, गैलीलियो ने, यार इससे तो हम टाइम मेजर कर सकते हैं। ये फिक्स्ड एक टाइम इंटरवल के बाद वापस आ रहा पेंडुलम। उससे पहले टाइम की डिस्कशन हुई थी, टाइम की डिस्कशन तो हुई थी, हम वो शैडोज वगैरह से मेजर करते थे पहले के समय में, लेकिन पेंडुलम क्लॉक के बारे में नहीं पता था उस समय तक। जो गैलीलियो है ना, उन्होंने सोचा यार ये जो ऑसिलेट कर रहा है एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम यूनिट में, वो मूव कर रहा है। बिल्कुल सही बात। उसको मैं कुछ एक फिक्स्ड कोई नंबर दे देता हूँ। बिल्कुल सही। तो वैसा ही काम आगे, मतलब क्या हुआ कि उन्होंने ऐसा सोचा सिर्फ उस समय में, जब वो थोड़े, मतलब जहां तक मुझे स्टोरी याद है कि वो एक समय आया जब वो ब्लाइंड हो गए, तो उन्होंने अपने बेटे के साथ कोलैबोरेशन में इस पे कुछ और काम करने की कोशिश की, जो कि शायद पब्लिश नहीं हुआ कभी भी। फिर और भी बहुत लोग आए, एक रॉबर्ट हुक थे जिनके नाम पे एक हुक्स लॉ है। हाँ, हुक्स लॉ है। जब हम एनएमआर पढ़ते हैं, जब हम आईआर और स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं, वहां पे हुक्स लॉ पढ़ते हैं। हाँ, हुक्स लॉ, वाइब्रेशन और ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ, जब डिग्री ऑफ फ्रीडम्स की बात, हाँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम्स की बात आती है। बिल्कुल सही। हाँ। उसके बाद भी और साइंटिस्ट आए, लेकिन मेन मुद्दा स्टॉप हो गया जब हाइगन आए। हाइगन्स प्रिंसिपल के बारे में क्या होता है, एक न्यूटन थे जो बताते थे कि लाइट जो है ना वो पार्टिकल से बनी है, छोटे छोटे पार्टिकल से, लेकिन दूसरी तरफ एक हाइगन थे, इनकी अलग ही लड़ाई चलती रहती थी। वो कहते थे वेव नेचर होता लाइट का। उन्होंने पहली बार पूरा एक प्रैक्टिकल चीज, एक पूरा बता दी, पूरा डिजाइन दे दिया कि ऐसे बनती है पेंडुलम क्लॉक। हाइगन ने बता दिया कि ऐसे बनेगी पेंडुलम क्लॉक। ओके। और वहां से टाइम को मेजरमेंट करने की बात शुरू हो गई। ठीक है, इनिशिएशन वहां से हो गया। लेकिन ये जितनी भी इतनी सक्सेसफुल थ्योरीज हैं, दिन के हिसाब से इसको हम सही प्रूव कर रहे हैं, ये टाइम के बारे में बता ही नहीं पा रही, ये डिस्टिंक्ट ही नहीं कर पा रही कि ये फ्यूचर है, ये पास्ट है। और कुछ तो ऐसा होगा, हमने अपने आप लगा दिया है, सोच लिया है कि टाइम यही है। हाँ, टाइम यही, घड़ी ही बता सकती है और कोई नहीं बता। बिल्कुल सही। शायद ऐसा हो सकता है, कोई मेरे को फिलोसोफर का एग्जैक्ट नाम नहीं याद है, बट किसी ने तो ऐसा कहा था, ऐसा हो सकता है कि हमारी एग्जिस्टेंस के लिए हमें जरूरत है इस टाइम की, इस टाइम जैसे चीज की, हमारे एग्जिस्टेंस के लिए हम नहीं बनाया, हमारे दिमाग में कोई ऐसा फ्रेमवर्क, हमारी सुविधा के लिए, हमारी सुविधा के लिए, कन्वीनियंस ऑफ ह्यूमन मैनकाइंड। बिल्कुल सही। वैसे टाइम जैसा कुछ नहीं होता। लेकिन फिर मैंने ढूंढना स्टार्ट किया, कुछ समय पहले की बात है, कि भाई कुछ तो तरीका होगा, कोई तो ऐसी थ्योरी होगी जो बता सके कि यार ये फ्यूचर है, ये पास्ट है, और मेरे को मिल गई एक सिंगल ऐसी चीज। पता लग जाएगा तो ह्यूमन मैन नहीं और फिर वहां चले जाएंगे, नहीं फिर भगवान जी के विषय में चले जाएंगे। फ्यूचर और पास्ट प्रिडिक्ट करने की बात नहीं, फ्यूचर और पास्ट में डिफरेंस बता दे, ठीक है, ये फ्यूचर की बात हो रही है, ये पास्ट की बात हो रही है। अब समझ पा रहे हो मैं ब्लाइंड क्यों बोल रहा था? क्योंकि वो नहीं बता पा रहे थे ना यार, ये फ्यूचर है, ये पास्ट है, फर्क नहीं बता पा रहे थे। जैसे इक्वेशन फ्यूचर के लिए काम कर रही थी, वैसे पास्ट के लिए काम कर रही थी। जो रिजल्ट्स आ रहे हैं फ्यूचर के लिए, वही रिजल्ट्स आ रहे हैं पास्ट, वैसे रिजल्ट हम ला सकते हैं पास्ट के लिए भी, ठीक है। वैसे ही कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव दोनों कर सकते हैं इक्वेशंस। कुछ डिस्टिंक्शन तो हो, तो वो बताया एंट्रोपी ने। अब आपकी केमिस्ट्री की बात आ गई, अब बताओ भाई एंट्रोपी क्या होती है, क्योंकि केमिस्ट्री वालों से मैं जानना चाहूंगा, फिर मैं बताता हूं। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग एंट्रोपी पढ़ते हैं, द डिग्री ऑफ रैंडमनेस। बिल्कुल सही। अच्छा, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। बिल्कुल। और रैंडमनेस, ये जो यूनिवर्स है बहुत रैंडम है, इसकी रैंडमनेस जो है वो हमेशा ही क्या हो रही है, बढ़ रही है। हाँ। अब अगर बढ़ रही है तो मैंने जहां तक पढ़ा है, दिस द यूनिवर्स इज ऑलवेज एक्सपैंडिंग। एक्सपेंशन हो रही है। अब वो कैसे हो रही है, कैसे नहीं हो रही, मेरी चर्चा
यहीं तक सीमित रहती है, क्योंकि इसके बाद केमिकल वर्ल्ड में वो काम नहीं करता। वो मतलब अगर आप थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की बात करें, उसमें एंट्रोपी आती है। हम अलग अलग इक्वेशंस निकालते हैं, NR ln V2/V1 LR ln T1, वो इक्वेशंस निकाल के हम सवाल करवा देते हैं, क्योंकि क्राइटेरिया ही यही है कि थ्योरी पढ़ानी है। मैं थोड़ा फिर इसको डिस्कशन को जरूर आगे बढ़ाना चाहूंगा, लेकिन मेरे को मेन मुद्दा मिल गया वहां से। एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस। यस, एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस, वो फैलाव है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, एक बीकर लिया या एक कोई भी चीज ली, कोई वो क्या होता है, एक्वेरियम लिया, उसमें गैस डाल दी, समय के साथ वो एक्सपैंड ही करेगी, बिल्कुल फैलेगी, बिल्कुल। बस वही रैंडमनेस को हम एंट्रोपी बोल रहे हैं एकदम साधारण भाषा में। लेकिन मैं एक स्टेप आगे चलना चाहूंगा। अभी आपने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का नाम लिया था, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स, तो ऐसे ही मैकेनिक्स भी होगी। हाँ, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स भी उसको बोलते हैं, नहीं उसको ही स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स भी बोलते हैं। बट वहां पे ना एक वर्ड आता है विच इज मैक्रोस्कोपिक स्टेट्स, और एक होता है माइक्रोस्कोपिक स्टेट्स, है ना। उसके टर्म्स में एंट्रोपी को डिफाइन करता हूं और फिर बताता हूं कि यही एक चीज है सिंगल, ये जो एंट्रोपी है, ये सिंगल चीज बताती है डिस्टिंक्शन बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर। ओके, ये सिंगल चीज मतलब, हाँ बिल्कुल सही। तो माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है हर एक पार्टिकल, इंडिविजुअल पार्टिकल को देखना कि उसकी स्टेट क्या है। स्टेट साधारण भाषा में उसकी कंडीशन। मुझे आज भी याद है, जब मैं ये पढ़ता था तो हम लोग ऐसे बनाते थे, कुछ एनर्जी लेवल्स होते थे, एनर्जी लेवल्स होते थे, और कुछ पार्टिकल्स को हम यहाँ पे ऐसे डीजेनरेट पार्टिकल्स बोलते थे, सही बिल्कुल कुछ पार्टिकल्स को यहाँ ऐसे बनाते थे और कुछ पार्टिकल्स को ग्राउंड स्टेट पे दिखाते थे। और स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में हम कहते थे कि यार ये माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड से जोड़ता है, और तभी हम मैक्रोस्कोपिक स्टेट्स और माइक्रोस्कोपिक स्टेट्स पढ़ते हैं। मुझे इतना ही मेमोरी में रिटेन हो रहा है। बिल्कुल। क्या ये भी रिलेटेड है? मैं बताता हूँ, वो चीज पे आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम मैक्रोस्कोपिक की बात करें, मैक्रोस्कोपिक मतलब जो हम आसपास देख, बहुत बड़ा, हाँ बहुत बड़ी चीज है। लेकिन हम माइक्रोस्कोपिक पे पहले चलते हैं। जब भी मैं स्टेट की बात बोलूंगा ना, स्टेट का मतलब है किसी भी एक इंडिविजुअल पार्टिकल को पकड़ो, उसकी वही पोजीशन और वेलोसिटी, वही न्यूटन के लॉज वापस, ताकि फ्यूचर बता सके, ताकि फ्यूचर और पास्ट बता सके, है ना। तो अगर एक गैस इस हाथ में मैंने बंद कर रखी है, उसके पास कम नंबर ऑफ स्टेट्स है, कम पोजीशन, कम तरह की वेलोसिटी होगी। वैरायटी की बात करूं मैं, इसमें कितनी वैरायटी हो सकती है? इतनी जितना मेरा हाथ है, और मैं छोड़ दूंगा तो एक बार दोबारा, मेरे हाथ में मान लो गैस मैंने ऐसे ट्रैप कर ली, हर एक पार्टिकल की पोजीशन और वेलोसिटी, कितनी पॉसिबिलिटी है उसकी कितनी पॉसिबिलिटी है मेरे हाथ, जितना इसकी डायमेंशन है, जितना इसका डायमेंशन, जितना इसमें रीजन अवेलेबल है। मैंने छोड़ दी गैस, अब तो इट इज इनफाइनाइट ना, यू कैन अब तो बहुत सारी हो जाएंगी, है ना, अनकाउंटेबल हो जाएंगी वो माइक्रोस्टेट्स। माइक्रोस्टेट मतलब वो कंडीशन, किस तरह की कंडीशन हो सकती है, किस तरह की पोजीशन है, वेलोसिटी हो सकती है, बहुत पॉसिबिलिटी। अब तो आपस में टकरा भी सकते हैं, किसी इधर पोजीशन पे चले जाएंगे, किसी इधर पोजीशन। क्यूब है, हाँ, क्यूब से लेकर के बिल्कुल सही, इसमें मैंने एक गैस को ट्रैप कर दिया, ठीक है। तो अब इसकी हर पार्टिकल की स्टेट, माइक्रोस्कोपिक स्टेट, एम आई राइट, क्या होगी और कैसे हम पढ़ रहे होंगे? हाँ, माइक्रोस्टेट का मतलब ऐसे समझो कि कोई भी पार्टिकल लेटेस्ट से यहाँ पे है, इसकी पोजीशन होगी, कुछ वेलोसिटी होगी। मुझे इसको देख के केटीजी याद आ रही है। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे कोई पार्टिकल है, उसकी पोजीशन और वेलोसिटी होगी। जरूरी है ये पार्टिकल यही हो सकता था? नहीं, यहाँ भी हो सकता था, बिल्कुल यहाँ भी हो सकता था। यही है माइक्रोस्टेट्स, बस कि एक पार्टिकल के पास कितनी वैरायटी अवेलेबल है। ऐसे तो हम इस रीजन में बोल सकते हैं कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ, इनफाइनाइट की जगह हम वर्ड यूज कर लेते हैं अनकाउंटेबल, काउंट नहीं कर पाएंगे, बहुत ज्यादा है, बस ऐसा बोल लेते हैं अभी के लिए। फिर वो इनफाइनाइट पे ना वो कमेंट अजीब से डालने शुरू कर देंगे, हम उनसे भी बचना थोड़ा। देखो आई एम अनु, मैं केमिस्ट्री का बालक हूं, तो मुझे ज्यादा ऐसे आई डोंट नो द डिफरेंशिएशन कि इनफाइनाइट और अनकाउंटेबल में क्या होता है, तो आई एम ट्राइंग टू लर्न। अभी के लिए मतलब काउंट नहीं कर पा रहे, इतनी ज्यादा है, तो I took the word take away point, it is uncountable. It is uncountable at the moment. इसके बीच में हम नहीं काउंट कर पा रहे। ठीक है। तो ये माइक्रोस्टेट्स का मतलब होगा कि कितनी वैरायटीज अवेलेबल है। मैं अगर इस बॉक्स में भी गैस ट्रैप है, मैं इस बॉक्स को तोड़ दूं, नेक्स्ट क्या होगा? फैल जाएगी, और फैल जाएगी, और फिर इस रूम में फैला दी, फिर मैंने ये रूम को ब्रेक कर दिया, अब और फैल जाएगी। लेकिन एंट्रोपी क्या थी? रैंडमनेस। तो छोटे क्यूब में कम रैंडमनेस, बड़े में और ज्यादा, अप टू सो ऑन। यूनिवर्स स्टार्टिंग में बिग बैंग वर्ड जरूर सुना होगा, यूनिवर्स की स्टार्टिंग, बिल्कुल स्टार्टिंग में एक डेंस, एक बॉल की तरह था, जैसे ही वो बर्स्ट हुआ, रैपिड एक्सपेंशन ऑफ स्पेस टाइम हुई, कहते हैं ना टाइम वहीं से ही स्टार्ट हुआ, है ना।
तो जैसे ही वहां से चीजें स्टार्ट हुई, रैंडमनेस बढ़नी स्टार्ट हो गई, और तब से वो एंट्रोपी है, वो जो फैलाव है, वो जो डिसऑर्डर बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। एक और चीज ट्विस्ट लेके आता हूं मैं इसमें। इसका मतलब है स्टार्टिंग में सारी चीजें पास पास थी, बिल्कुल पास थी, तो मतलब लेस एंट्रोपी, कम रैंडमनेस, और बाद में दूर दूर हो गई ज्यादा रैंडमनेस। अगर मैं कहीं भी बीच में आ जाता हूं, कहीं भी इस सिचुएशन के, ये जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा वो बिग बैंग था, यस, ये वो बर्स्ट हुआ थोड़ी देर के लिए, इसको बिल्कुल रफ सा डायग्राम बना देता हूं, मैं यहां पे हूं, ठीक है। अब अगर मैं एंट्रोपी की बात करूं, यहां पे एंट्रोपी ज्यादा है, यहां पे एंट्रोपी कम है, फ्यूचर में एंट्रोपी ज्यादा है, ओके, पास्ट में कम है। बता तो दिया डिस्टिंक्शन, है ना। अगर मैं अब पास्ट की बात करूंगा तो कम एंट्रोपी दिखेगी, फ्यूचर की बात करूंगा तो ज्यादा एंट्रोपी दिखेगी, तो मुझे इस ज्यादा एंट्रोपी रैंडमनेस के वर्ड को या एंट्रोपी की इक्वेशन को इसमें जाकर के एंटाइटल घुसा देना पड़ेगा, किसी तरीके से सारी चीजों को एक साथ लाना पड़ेगा। हाँ, वो क्वांटम मैकेनिक्स नहीं आया है, वो नहीं हुआ अभी तक। मतलब यही एक ऐसी चीज है, ये एंट्रोपी ऐसा वर्ड है जो बता पा रहे हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर, बिकॉज़ एंट्रोपी की वजह, एंट्रोपी इज ऑलवेज, रैंडमनेस इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, यूनिवर्स इज ऑलवेज एक्सपेंडिंग। बिल्कुल सही। इसका मतलब है एंट्रोपी की अगर इक्वेशंस जो भी होंगी, अगर मैं पास्ट में देखूंगा तो पक्का कम मिलेगी एंट्रोपी, रैंडमनेस कम मिलेगी, और फ्यूचर में देखूंगा तो ज्यादा मिलेगी। बता दिया डिस्टिंक्शन इस सिंगल चीज में। वो मी स्टैंडिंग हियर, बिल्कुल सही। ऑब्वियसली अगर हम रियल टाइम में आए, है ना, ये मेरा प्लेनेट है, बिल्कुल सही, ठीक है, ठीक, अर्थ है, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, आउट ऑफ ऑल द यूनिवर्स आई एम स्टैंडिंग हियर, ठीक है, ठीक है ना, एक ही यूनिवर्स है। हाँ, कोई भी यूनिवर्स है, हाँ, हमारा यूनिवर्स है, हाँ, ये हमारा यूनिवर्स है, और मैं अर्थ पे खड़ा हूँ, तो हाउ, मैं तो यहीं पे हूँ, हाँ, हाउ एम आई एबल टू अंडरस्टैंड कि मेरे से आगे एंट्रोपी क्या रही होगी और मेरे से पीछे क्या रही होगी। बिल्कुल सही। जब हमने मेजर, मतलब जब हमने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की, जब हमें पता लगा यार बिग बैंग जैसी चीज तो होती होगी, यूनिवर्स एक्सपैंड तो कर रहा है, फैल रहा है यूनिवर्स, शायद एक समय पे वो इकट्ठा भी था तभी फैल रहा है। फिर हमने ऑब्जर्वेशन कर ली, इकट्ठा भी हो सकता है, शायद इकट्ठा भी हो सकता है, हिंदू फिलोसफी में बोला गया है, फिर से मैं वहां पे घुस रहा हूं, बट फिर I love this part. I love this part. ठीक है, हिंदू फिलोसफी जब भी आ जाती है आप यू एस्केप आउट। नहीं, मतलब मैं किसी भी फिलोसफी से साइड हो जाता हूँ, सिर्फ हिंदू फिलोसफी से नहीं, बट मैं फिर भी यहाँ पे बताना चाहूंगा, हिंदू फिलोसफी में ना साइक्लिक यूनिवर्स के बारे में बताया गया। उन्होंने बताया कि कोई तो ऐसा फिक्स्ड बिलियन ऑफ ईयर्स है शायद, यूनिवर्स की बिगिनिंग होती है और फिर एंड हो जाता है। जैसे हर थर्मोडायनेमिक साइक्लिक प्रोसेस की बात करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट कमिंग टू बी पॉइंट, बी से वापस ए। हाँ हाँ, वैसा कुछ होगा, मतलब दोबारा वैसा ही यूनिवर्स एग्जैक्ट बनेगा, पता तो हम वही बात कर रहे हैं, सतयुग। मतलब ठीक है, मैं एंट्रोपी पे भी वापस आना चाहूंगा। जी जी, प्लीज साइक्लिक, मेरे को ये कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया लगता है कि साइक्लिक यूनिवर्स थ्योरी, मतलब ऐसा है कि फ्यूचर में ये जो है ये सारा ऐसे इकट्ठे हो जाए, हो सकता है, हाँ, हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक चीज बताता हूं, हम कहते हैं यहां से बिग बैंग हुआ, यहां से स्पेस और टाइम की वो सारी चीजें स्टार्ट हुई, इससे पहले कुछ नहीं था, ठीक है। और लेकिन दिक्कत पता क्या है, जब सारी चीजें इतनी छोटी सी थी, डेंस बॉल थी, तो वहां पे अंदर ना, वहां पे ये वाली इक्वेशन और वो जो क्वांटम मैकेनिक्स की इक्वेशन जो अभी नहीं मिला पा रहे हैं हम, उनको एक साथ लाना ही पड़ेगा इसको डिस्क्राइब करने के लिए। मतलब ये ऐसा पॉइंट है ना जहां पे हमारी फिजिक्स काम नहीं करती, इसके फ्यू माइक्रो सेकंड बाद भी हमारी थ्योरी काम करती है। ओके, जब बिग बैंग हो गया था ना, उसके माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड बाद की काम करती है, इस काम कर रही है। एट दिस पॉइंट जब ये हुआ था, पता नहीं क्या हुआ था, ड्यूरिंग द बिग बैंग वाला जो सिनेरियो है ना, वहां पे इक्वेशंस को यूज नहीं कर सकते। वेदर एनी इक्वेशन व्हिच इज डिराइव्ड टिल डेट, कोई भी ऐसी इक्वेशन हम जोड़ नहीं पा रहे हैं जो उस पॉइंट पे काम कर रही है। मतलब काफी सारी ऐसी इक्वेशंस हैं जो थ्योरीज लेके आ रही हैं, जिसमें से मेरी पर्सनल फेवरेट है वही साइक्लिक यूनिवर्स थ्योरी। ठीक है, कि मतलब यूनिवर्स में शायद ही बिग बैंग हुआ ही नहीं, शायद यूनिवर्स ऐसा था, ये यूनिवर्स इकट्ठा हुआ, ये इकट्ठा होता होता मिला ही नहीं, फिर से वो बॉल बनी ही नहीं, फिर से एक्सपैंड होगा, और ये प्रोसेस चलती रहेगी। दिस इज द साइक्लिक यूनिवर्स। बट और ये हमेशा के लिए साइकिल इनफिनिट साइकिल खत्म कर देगी। हाँ, एंट्रोपी कम हो रही है, बिल्कुल एंट्रोपी हमेशा ज्यादा हो रही है, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू आर सेइंग एंट्रोपी तो कम हो रही है, बिल्कुल सही। तो फिर मतलब थर्मोडायनेमिक्स भी इसमें जो है मतलब लॉस जो है वो हो जाएंगे। बिल्कुल सही, मैंने तभी तो कहा ना कि ये जो पॉइंट है ना, ये जो एंड वाला पॉइंट है जहां पे चीजें मिल रही हैं, वहां पे हमारी फिजिक्स काम नहीं कर रही है, एंट्रोपी कम हो रही है ना। हम तो ये कह रहे हैं कि एक अगर कभी भी आइसोलेटेड सिस्टम है, उसकी एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है, अगर कोई क्लोज्ड सिस्टम है तो उसकी एंट्रोपी बढ़ेगी या कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, यही बोलते हैं हम।
क्योंकि नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स फिक्स्ड होंगे, बढ़ेगी या फिर कांस्टेंट हो जाएगी। हाँ, बढ़ेगी या कांस्टेंट। इसके हिसाब से साइक्लिक प्रोसेस कुछ नहीं होता, साइक्लिक थ्योरी कुछ नहीं है, लेकिन इसके हिसाब से एज पर द इक्वेशन सिचुएशन यू हैव टोल्ड कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो एंट्रोपी का जो कॉन्सेप्ट है वो फेल हो जाएगा, एंट्रोपी घट जाएगी। हाँ, घट जाएगी। और हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक पे दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि अभी तक एसएलओटी पे दिक्कत आएगी, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे दिक्कत आ जाएगी। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप बता सकते हैं एकदम साधारण भाषा में? यही था कि मेरे ख्याल से कार्नोट साइकिल बनाया था। कार्नोट साइकिल बनाने के बाद फिर हमने वहां से कुछ इक्वेशंस डिराइव की थी, और डिराइव करने के बाद हमें ये पता लगा था कि डेल्टा एस इज Q by delta T, जहां तक डेल्टा Q by T, डेल्टा Q by T, हाँ जहां तक मैं रिमेंबर कर पा रहा हूं, डेल्टा which is always greater than equal to which is an extensive property, ब्ला ब्ला ब्ला, वो सारी बातें हम लोग पढ़ाते हैं, तो उतना मुझे आइडिया है। ठीक है, इट इज डेल्टा Q इसका मतलब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जहां तक मेरे को याद आ रहा है यही था कि वो क्लोज्ड सिस्टम की जो एंट्रोपी होती है तो बढ़ती है या तो कांस्टेंट। जब हमने पढ़ा था जो कार्नोट साइकिल पढ़ा था, तो हमने रिवर्सिबल वो क्लोज्ड प्रोसेस पढ़ा था। ए पॉइंट से शुरू हुए थे, बी पे गए थे, फिर इट वाज आइसोथर्मल एडियाबैटिक, आइसोथर्मल एडियाबैटिक, और घूम करके फिर वी केम बैक टू पॉइंट। बिल्कुल सही, और आपने बड़ा खतरनाक सा वर्ड छेड़ दिया है व्हिच इज रिवर्सिबल, है ना? ये जो मैं लेट मी टेल यू वन थिंग, जो मैंने वर्ड छेड़ दिया था गलती से, वो ब्लाइंड वर्ड, वो मैं हटा दूंगा, मैं रिवर्सिबल वर्ड ले आऊंगा। नहीं, वो वर्ड यूज कर सकते हैं। दीज इक्वेशंस आर रिवर्सिबल। आप मुझे एक सिचुएशन बताओ, मैं आगे जा सकता हूं, मैं पीछे भी आ सकता हूं। हाँ, रिवर्सिबल ये इक्वेशन हो गई, या फिर वो क्वांटम मैकेनिक्स की इक्वेशन। इंटरव्यू मेरा कुछ ऐसा एक पीएचडी का एक इंटरव्यू था, तो आई वाज आस्क्ड कि डिफरेंशिएट बिटवीन द रिवर्सिबल प्रोसेसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। आई टोल्ड कि रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या है कि अगर हम एक ऐसा लेते हैं कंटेनर, उस पर पिस्टन रखते हैं, उस पर बॉल रख देते हैं, बहुत सारी बॉल, बहुत हैवी वेट की बॉल रखी है, तो पी एक्सटर्नल पी इंटरनल दोनों बराबर है, तभी वो पिस्टन जो है वो ऐसे अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा। मैंने बॉल उठाई, बाहर कर दी, जैसे ही छोटी सी बॉल उठा के बाहर करी, द पिस्टन इज मूव्ड अप, और वैसे ही जैसे बॉल उठा के अंदर रख दी, पिस्टन इज मूव डाउन। तो बहुत ग्रेजुअल स्लो चेंज हुआ, तो उसको रिवर्सिबल कहते हैं। और रिवर्सिबल एक हाइपोथेटिकल फिनोमेना है, वहां पे उन्होंने मुझे पकड़ लिया। दे सेड अगर हाइपोथेटिकल है तो पढ़ क्यों रहे? सो आई वाज लाइक कि सर ऐसा होता है कि अगर हम किसी भी चीज को पढ़ते हैं, उसकी हम आइडियल स्टेट मान लेते हैं, जैसे आइडियल गैस इक्वेशन, सत्य है नहीं है वो बात की बात है, लेकिन आइडियल स्टेट मान करके फिर हम उसमें अप्रोक्सीमेशंस निकालते हैं, जैसे वैन डर वाल इक्वेशन, आइडियल आई तो उसमें करेक्शन किया तो वैन डर वाल आ गया। ऐसे ही ये रिवर्सिबल प्रोसेस हाइपोथेटिकल है, और फिर वो ऐसा उसमें अप्रोक्सीमेशंस लगाएंगे, वो इरिवर्सिबल हो जाएगा। कि नेचर में क्या होता है फिर? सर नेचर में तो इरिवर्सिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। अब मुझे नहीं पता वो सत्य है या ठीक है, मैं उस पे थोड़ा उसको थोड़ा एक्सटेंड मैं कर देता हूँ कि हमारे पास ना दो चीजें जो अभी तक हमने अपनी थ्योरी में से निकाल ली है, विच इज रिवर्सिबल एंड एरो ऑफ टाइम। लोग इसको सेम मान लेते हैं, बट मैं थोड़ा डिफरेंस बताता हूँ इसके बीच में। रिवर्सिबल का मतलब है मेरे को कोई कंडीशन पता है, इनिशियल कंडीशन, पोजीशन वेलोसिटी वाली बात, ठीक है? मैं फ्यूचर बता सकता हूँ, मैं पास्ट बता सकता हूँ। इसका मतलब इंफॉर्मेशन इज कंजर्व्ड, क्योंकि मैं बता पा रहा हूं ना इसको यूज करके फ्यूचर भी और पास्ट भी, ठीक है? तो वो जो इंफॉर्मेशन है ना पास्ट वाली और वो जो फ्यूचर वाली, वो कंजर्व्ड है, वो डिस्ट्रॉय नहीं हम कर पाएंगे। कंजर्व्ड माना वो चेंज नहीं हुई, या अगर चेंज हो रही है तो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। हाँ, मतलब ये जो इनिशियल कंडीशंस है ना, ये सिस्टम कभी नहीं भूल पाएगा। ओके, कमाल की बात है, बहुत ज्यादा। हम पास्ट भी बता देंगे इसको यूज करके, फ्यूचर भी। ऑन द अदर हैंड ये रिवर्सिबिलिटी होगी। एरो ऑफ टाइम का मतलब था कि जो टाइम है ना, वो एक ऐसी डायरेक्शन में चलता है। टाइम का एक ही डायमेंशन होता है, पास्ट से प्रेजेंट तो से फ्यूचर। वो इरिवर्सिबल हुआ ना? कैसे? हाँ, जो इसीलिए मैंने दोनों में कोई चीज चल रही है, उसको मैं खींच करके वापस नहीं ला पा रहा, इट इज इरिवर्सिबल। तो इसीलिए मैंने बताया ना इन दोनों के बीच में डिफरेंस, कि रिवर्सिबल का मतलब है कि वो तुम जो इंफॉर्मेशन है वो कंजर्व्ड है, तुम इनिशियल हो गई। हाँ, यहाँ पे आप कह रहे हो कि हाँ मैं पास्ट भी नहीं भूल पाऊंगा कभी, और फ्यूचर भी मैं देख रहा हूँ। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि एरो जो है वो एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, ये इरिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल है, कहाँ जाऊँ? ये दिक्कत है इसमें, यही दिक्कत है कि ये जो एरो ऑफ टाइम है और ये जो रिवर्सिबिलिटी है, ये दो कप में चीज आ गई अलग, ऑपोजिट ऑलमोस्ट अलग चीज आ गई है ना, कि एरो ऑफ टाइम कुछ और ही बताना चाह रहा है, एरो ऑफ टाइम बिल्कुल अलग कहानी बताना चाह रहा है, कि वो जो टाइम है वो बिहेव ऐसे करता है। ठीक है, ये रिवर्सिबिलिटी में ये नहीं हम बोल रहे हैं कि तुम पास्ट में वापस आ सकते हो, नहीं, वो पास्ट को याद रख पा रहा है, बस इतना है। इट इज कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर मैं एक नॉर्मल अपनी भाषा में बात करूं, टॉकिंग अबाउट अ नूब, जैसे डेजा वू होता है, तो हमको ऐसा लगता है कि
जो मोमेंट अभी हो रहा है वो पहले हो चुका है। तो वो उसका एक ग्लिम्स हमारे दिमाग में रहता है। दैट इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से कि पास्ट भूल नहीं सकते। कभी ऐसा होता है कि वो स्ट्राइक करता है और लेकिन आप प्रेजेंट में हो। तो कल ऐसा ही हुआ, जैसे मैं किसी से बात कर रहा था तो आई वाज लाइक कि ये सेम मोमेंट रिपीट हो चुका है, बिल्कुल सेम ऐसे ही हुआ है। सो दैट वाज समथिंग व्हिच स्टक माय माइंड कि हाँ क्या ऐसा सत्य है कि पीछे वाला भी मैं याद हो। उस चीज पे अब आता हूँ कि वो रिवर्सिबिलिटी था और एरो ऑफ टाइम था। एक्चुअल में मैं अभी इसलिए करेक्ट नहीं किया क्योंकि मैं इस लाइन पे आना ही चाह रहा था। रिवर्सिबिलिटी जो है वो हमें बताना चाह रही है कि फ्यूचर को आप कैलकुलेट कर सकते हो, जा नहीं पा रहे हो। फ्यूचर में जाने की बात नहीं हो रही है, फ्यूचर को कैलकुलेट कर सकते हो कि ऐसा होगा, हो सकता है, उसमें जा नहीं पा रहे हो, ठीक है, एंटर नहीं। ऐसे ही पास्ट ऐसा रहा था, एग्जैक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। काफी अच्छी इक्वेशंस हैं अपनी डोमेन में, तो काफी ये शेयर हैं, ठीक है, कि उसका पास्ट भी आप कैलकुलेट कर पाओगे कि ऐसा रहा होगा, फ्यूचर भी ऐसा कैलकुलेट कर रहे हो कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। और एरो ऑफ टाइम बता रहा है कि जो टाइम है ना, ये टाइम के चलने की बात बता रहा है। दोनों अलग अलग कहानी बताना चाह रही है, इसीलिए मैंने बताया दोनों अलग अलग बाउल में। ये बताना चाह रहा है कि टाइम की डायरेक्शन, टाइम पास्ट से प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ जाता है। अब मैं इसको थोड़ा और डीप लेके चलना चाहूंगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं जी। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मैं क्या एरो ऑफ स्पेस बोल सकता हूं? क्या स्पेस का भी कोई एरो है? नहीं, स्पेस का कैसे एरो हो सकता है? यहां बता सकता हूं मैं डायरेक्शन अर्थ पे खड़ा होके कि ये अप है, ये डाउन है। लेकिन अगर मैं स्पेस में चला जाऊं तो क्या अप क्या डाउन? स्टार्टिंग शायद हमने इसी पॉइंट से स्टार्टिंग की थी, है ना? अब इसका मतलब है अर्थ के आसपास एटलीस्ट, या अर्थ पे मैं बता पा रहा हूं कि ये अप है, ये डाउन है ना? इस विसिनिटी में, इस एरिया में तो एटलीस्ट मैं बता पा रहा हूं। Exactly. ऐसे ही रिलेटिवली स्पीकिंग, क्योंकि बिग बैंग हुआ था, बहुत समय पहले हुआ था, लेकिन फिर भी रिलेटिवली स्पीकिंग उस बिग बैंग की वजह से मैं वो एरो ऑफ टाइम को डिफाइन कर पा रहा हूं। वहां से टाइम की बिगिनिंग हुई थी। कैसे पता वहां से टाइम की बिगिनिंग हुई थी? क्योंकि एंट्रोपी सबसे कम थी वहां पे। एज पर आर करंट नॉलेज वहां पे एंट्रोपी कम थी, तो वो पास्ट था। इस समय जो प्रेजेंट चल रहा है और आगे जो फ्यूचर होगा, इसमें एंट्रोपी और ज्यादा बढ़ने वाली है। दैट इज द एरो ऑफ टाइम। ओके। और रिवर्सिबिलिटी एक अलग ही कॉन्सेप्ट हो गया कि मैं कैलकुलेट कर सकता हूं चीजों को कि ऐसी रही होगी। ये इक्वेशंस में रिवर्सिबिलिटी थी, तभी तो मैं बता पाया कि वो बिग बैंग जैसी चीजें हुई होंगी, है ना? हुई होंगी, फिर हमें एविडेंस भी मिले। हमें फिर यही इक्वेशन का यूज करके हम पता करते हैं कि ब्लैक होल्स जैसी चीजें एग्जिस्ट करते हैं। छोटा सा डाउट है, क्या हमने पहले प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया कि ऐसा हुआ होगा, या पहले ये इक्वेशन आई थी? पहले ये भाई, ये तो नेक्स्ट लेवल इंसान, ये इक्वेशन आई थी। अच्छा, ये इक्वेशन इसके बहुत बाद पता लगा कि यूनिवर्स में कुछ ऐसी कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन, ऐसा टेक्निकल सा वर्ड यूज किया जाता है, कुछ तो ऐसी रेडिएशंस हैं। पता लगा रहे हैं कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूट्स हैं जो इस पे काम कर रहे हैं? मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स होता है। एक्चुअल में होता क्या है, ये कोलैबोरेटिव वर्क होता है। कोई एक साइंटिस्ट नहीं कर पाता, कोई एक टीम नहीं कर पाती, बहुत सारे अलग अलग जगह के साइंटिस्ट कलेक्ट होते हैं और उनका ग्रुप बनाया जाता है, उनका एक लीडर होता है। रिसर्च सोसाइटी जिसे कह सकते हैं। हाँ, रिसर्च सोसाइटी बोल सकते हैं। तो वो इन पे मिल के काम करते हैं। डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड में वो साइंटिस्ट बैठते हैं कि ऑब्जर्वेशन एक तरफ से गलत हो सकती है ना? दूसरी तरफ से, अगर दूसरी तरफ भी वही आंसर आ रहा है तब तो मानना पड़ेगा। शायद 2 बार कोइंसिडेंस हो सकता है, तीसरी जगह भी कर रहे हैं, चौथी जगह भी कर रहे हैं, अप टू सोन ऐसे काफी सारी जगह करते हैं। फिर रिजल्ट्स को मैच करके देखते हैं कि यार सच में है ये तो बात। जैसे वो भी मेरे को फिजिक्स वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोइंसिडेंस वो लगता है 1916 से 2016 उसमें क्या हुआ, आप एक बार इमेजिन करके देखो। उसका मेन लीडर था कीप थॉर्न, जिनको अभी 2017 में या 18 में उनको नोबेल प्राइज भी मिला। क्या नाम बताया? कीप थॉर्न। ओके। वन ऑफ माय पर्सनल फिजिसिस्ट, बहुत मजेदार इंसान है। तो उन्होंने ना ऐसा यूएस गवर्नमेंट को ऐसा एक काइंड ऑफ एक प्रस्ताव दिया, मेरे को इंग्लिश में वर्ड नहीं याद आ रहा है, तो एक ऐसा प्रस्ताव दिया, प्रपोजल दिया। हाँ, एक प्रपोजल दिया कि भाई हम ऐसा टेक्नोलॉजी बनाना चाहते हैं जो ग्रेविटेशनल वेव को, वो जो इतने समय बिलियंस ऑफ ईयर से पहले चलती आ रही है, हमें उसे मेजर करना है। हम ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना चाहते हैं। बात है 1990 के आसपास की, 1990 की। ये तब दिया गया था प्रपोजल? हाँ, ये तब दिया गया। अब ये लड़ रहे हैं, इधर साइंटिस्ट हैं और इधर दूसरी साइड हमारे पास यूएस गवर्नमेंट है। ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं कि अप्रूवल होगा या नहीं होगा, कैसे होगा। चलते 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 27 साल बीत गए। कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, 27 साल, और कितना बड़ा स्ट्रगल है। सिर्फ लड़ते बनाते नहीं, अप्रूवल लेने में तो मिल गया था उन्हें अप्रूवल, फिर भी वो टेक्नोलॉजी डेवलप करना। और
अभी तो पेपर्स में थी ना सिर्फ वो टेक्नोलॉजी, और वो 27 साल लंबी जर्नी, और एग्जैक्ट 2016 में वो चीज रिलीज की, उन्होंने अनाउंस की कि भाई हमने वो ग्रेविटेशनल वेव्स को मेजर कर लिया। इक्वेशन बता दी, ठीक है, एंट्रोपी बता दी, समझ में आ गया। टाइम क्या है? टाइम तो बता दो यार प्लीज, टाइम क्या है? देखो मतलब ऐसे समझो कि टाइम हमने ही बनाया ताकि हमारी एग्जिस्टेंस जो है उसमें कुछ छेड़छाड़ ना हो। मतलब हमारे ही दिमाग के द्वारा, इंसानों के द्वारा बनाया गया एक फ्रेमवर्क है। अगर ये नहीं बनता तो हम क्या करते? मतलब ऐसे समझो कि अगर टाइम नहीं होता, ऐसी थ्योरीज हैं हमारे पास, जैसे अभी मैं वो स्ट्रिंग थ्योरी की बात कर रहा था, लूप क्वांटम ग्रेविटी की, मैंने काफी उस पर पहले वीडियोस बनाई भी है कि अगर टाइम नहीं भी होता, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा यूनिवर्स रुक जाता। टाइम के अलावा भी काफी सारे ऐसे वेरिएबल्स हैं जो सेम काम कर सकते हैं। जैसे वो जैसे मैं हिस्सा में नहीं घुस पाऊंगा क्योंकि मैं आउट ऑफ द टॉपिक हो जाऊंगा। वो बहुत ही ज्यादा डीप टॉपिक और बहुत मजेदार टॉपिक है। वो थ्योरी बताती है कि हमारा यूनिवर्स बिना ये टाइम वेरिएबल के भी काम कर सकता है। लूप क्वांटम ग्रेविटी उसका नाम है, पक्का उस पर डिस्कशन करेंगे। अगर मैं नोट कर लूंगा, लूप क्वांटम ग्रेविटी, ठीक है। उस थ्योरी में वो फंडामेंटल लेवल पे अगर हम जाएंगे, वो कहते हैं टाइम जैसी चीज होती नहीं, यूनिवर्स विदाउट मतलब जो हम इतनी डिस्कशन कर रहे हैं शायद हाँ शायद टाइम जैसी चीज होती नहीं, क्योंकि और भी काफी सारे ऐसे वेरिएबल्स एग्जिस्ट करते हैं जो टाइम जैसा काम कर सकते हैं बिना ये सब पंगों के। ये जो पंगे आ रहे हैं ना, पास्ट में नहीं जा सकते, फ्यूचर में नहीं जा सकते। अभी तो हमने टाइम ट्रैवल में बीच में घुसाया, उस पर इतनी लंबी डिस्कशन हो जाएगी। डोरेमोन याद आ जाता है। हाँ डोरेमोन, सही बात है। तो मैं एक फाइनल कंक्लूड करना चाहूंगा इस चीज को 3 वर्ड से, बड़े फेमस है, अल्टरनेट चीज भी बोल सकते हो इसको। काफी सारे ऐसे फिलोसोफर हैं जो 3 बड़े भारी भरकम से वर्ड देते हैं। पहला प्रेजेंटिज्म। माना, मैंने यहाँ पे डायग्राम भी बना रखे थे। हाँ ये रहा। ऐसा मान लो ये टाइम है, पास्ट से प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ। ठीक है, ठीक है, एरो ऑफ टाइम जिसके हम अभी तक बात कर रहे थे। प्रेजेंटिज्म ये है, ये जो मैंने यहां बना रखा। प्रेजेंटिज्म का मतलब सिर्फ प्रेजेंट होता है, जो रियल चीज है ना वो प्रेजेंटिज्म, असलियत प्रेजेंट। पास्ट हो चुका, खत्म हो गया, अब वो जी, अब वो इमेजिनरी बन गया, वो याद रह गई सिर्फ। फ्यूचर अभी हुआ ही नहीं जी। तो आप मेरे पापा जैसे बात कर रहे हो। तो जो प्रेजेंटिज्म है उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट ही एक ऐसी चीज है जो रियल है, बाकी सब इमेजिनरी चीज है, कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है। एक हमारे पास है एटर्नलिज्म। मैंने बताया था ना, बड़े भारी भरकम से वर्ड हैं, एब्जॉर्ब करने में। प्रेजेंटिज्म था, प्रेजेंटिज्म वो लास्ट वाला, ये एटर्नलिज्म। मैं लिखता हूं। हाँ, एटर्नलिज्म। ETERNALISM, राइट? ठीक है, ठीक है। एटर्नलिज्म, ओके, गो ऑन। एटर्नलिज्म या फिर इसको ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी भी बोलते हैं। मतलब पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब रियल है। जो हो चुका है, ब्लैक होल था और वो अलग है, वो अलग, ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी, ओके, या हाइपोथेसिस भी बोल सकते हैं उसको अभी। कहने का मतलब है जैसे प्रेजेंट रियल है ना, जिसको हम एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं अभी, ऐसे ही पास्ट भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है। फ्यूचर भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है। सब एक ब्लॉक के अंदर है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ब्लॉक्स बना रखे। इसके ऊपर एक और ब्लॉक आ जाएगा, नीचे एक ब्लॉक आ जाएगा। सब कुछ एग्जिस्ट करता है, प्रेजेंट भी रियल है, पास्ट भी रियल है, और फ्यूचर भी रियल होगा। मतलब ये वाली थ्योरी की अगर बात करूं तो फिर वो टाइम ट्रैवल जैसी चीजें आती हैं। सारे पंगे जो है ना वो टाइम ट्रैवल वाले, वो इसकी वजह से है कि पास्ट जो है ना उसमें जाना तभी तो पॉसिबल होगा जब वो एग्जिस्ट करता है। और ये कहती है कि वो रियल है, वो रियल है, जो हो चुका है ना हमारे साथ, वो एग्जिस्ट करता है इस यूनिवर्स में। ठीक, वो चीजें हैं। मतलब ऐसे समझो कि मैंने क्या किया, आप कोई भी ऐसे डांस कर रहे हो और मैंने ना वो पिक्चर्स लेनी स्टार्ट की। आप करण अर्जुन मूवी की याद दिला रहे हो। पुनर्जन्म, कोई बात नहीं। द पास्ट ऑल्सो एग्जिस्ट्स, इज रियल, द फ्यूचर ऑल्सो एग्जिस्ट्स, इज रियल, बट राइट नाउ वी आर हियर। अभी हम, बट जो हो चुका है वो भी एग्जिस्ट करता है इस थ्योरी के, एटर्नलिज्म के अकॉर्डिंग। किसी जगह, किसी यूनिवर्स में, मतलब उसमें घुसना तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा, उसको इमेजिन करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है कि कैसे, बट एग्जिस्ट करता है। तभी इसी थ्योरी की वजह से, यही है वो क्या कहते हैं उसको, मुजरिम, जिसकी वजह से वो टाइम ट्रैवल जैसी चीजें आती हैं। क्योंकि आप खुद सोच के देखो भाई, पास्ट में जाना कब पॉसिबल हो पाएगा? जब कहते हैं ना, जब पास्ट होगा, है ना, सीधी सी बात है, पास्ट में तभी जा पाए। फ्यूचर में जाना तब पॉसिबल होगा जब फ्यूचर होगा, रियल होगा। तो ये चीज है, ये फ्यूचर में जाना बाय द वे पॉसिबल है। आइंस्टाइन की थ्योरी बताती है, वो टाइम स्लो हो जाता है ना, टाइम डायलेशन की वजह से हम फ्यूचर पर, इंटरस्टेलर मूवी आ जाती है। अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट को कम कर देता हूं तो मेरे लिए टाइम
स्पीड ऑफ लाइट से चलने लग जाता हूँ, Almost मतलब उसके आसपास, नियरली सेम हाँ, चलने लग जाता हूँ, तो मेरे लिए टाइम जो है वो स्लो हो जाता है। जैसे वो इंटरस्टेलर में था ना, Yes. वो खुद तो भाई अभी भी जवान ही है, उसकी बेटी बूढ़ी होके वहां पे लेटी है, Yes. है ना? हाँ। उसने तो फ्यूचर देख लिया ना, वो जो मिलर था उसने फ्यूचर देख लिया, वैसी चीज वो टाइम डायलेशन की वजह से। तो ये है वो मेन एटर्नलिज्म, प्रेजेंटिज्म। एक और भी होता है इसका, ये जो है ना हमारे पास, ये बड़ी अजीब सी चीज है। ये कहती है थ्योरी प्रेजेंट रियल है, हो सकता है प्रेजेंट एग्जिस्ट करता है, पास्ट भी एग्जिस्ट करता है, और इसको पॉसिबिलिज्म बोलते हैं। मतलब मेरे को भी शायद स्पेलिंग लिखो तो नहीं करेक्टली कहूंगा, बट कोशिश करो। बट ये हमारे पास पॉसिबिलिज्म है, ओके, हाँ ऐसा कुछ है। इसका मतलब है कि प्रेजेंट एक रियल चीज है, पास्ट भी एग्जिस्ट करती है, फ्यूचर एग्जिस्ट नहीं करता। इसके हिसाब से फ्यूचर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। वी कैन नॉट टॉक अबाउट फ्यूचर। वो हुआ नहीं अभी तक, जो पास्ट हो गया है ना, मतलब इसके ज्यादा सपोर्टर नहीं है, या तो इसके हैं या फिर ये इसके। बिल्कुल सही। ये वो थ्योरी है जिसपे हमारे लॉज सारे के सारे बेस्ड हैं। अभी मैं इतनी देर से यही तो बोल रहा हूँ, जिसकी वजह से हमारी इक्वेशंस हैं बहुत सारी। हाँ, ये सारी इक्वेशंस इसको फॉलो कर रही हैं। ये वो है जो हम अपने आसपास देख पा रहे हैं। जैसे वो मोटिवेशनल स्पीकर भी तो यही बोलते हैं ना कि हमारे पास प्रेजेंट है, पास्ट बीत चुका है, फ्यूचर आने वाला है, फिर भी हम डिप्रेशन में, है ना, वो अलग बात है। बट हमारी जो इंट्यूशन, हाँ, जो हमारी इंट्यूशन कहती है वो ये सही है हमारे लिए, जो हम एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। फिजिक्स की इक्वेशंस इसको फॉलो करती हैं, क्योंकि फिजिक्स की इक्वेशंस, मैंने बताया था ना, वो ब्लाइंड वर्ड यूज किया था, या रिवर्सिबल यूज किया था। रिवर्सिबल तो कोई चीज तभी हो सकती है जब पास्ट भी एग्जिस्ट करता हो और फ्यूचर भी। बिल्कुल। तो ये इक्वेशंस, ये हो गई क्वांटम मैकेनिक्स की, न्यूटन के लॉज, ये सारे रिवर्सिबल हैं, ये एटर्नलिज्म में आते हैं। ये भाई बेचारा थोड़ा सा अकेला रह जाता है, इसके ज्यादा सपोर्टर नहीं होते पॉसिबिलिज्म के। बट दीज आर दी थ्योरीज, डिफरेंट थ्योरीज, अल्टरनेट थ्योरीज बोल सकते हैं टाइम से रिलेटेड। तो एट द एंड अगर मुझसे पूछो टाइम क्या है, तो मैं बताऊंगा कि आई हैव नो आइडिया व्हाट इज टाइम। आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन यू हैव नो आइडिया व्हाट इज टाइम। शायद फंडामेंटल लेवल पे व्हाट आई अंडरस्टैंड, टाइम इज कॉम्प्लिकेटेड। टाइम इज कॉम्प्लिकेटेड, और शायद फंडामेंटल लेवल पे हम इतनी सारी डिस्कशन कर लें, उसके बाद पता लगे कि फंडामेंटल लेवल पे इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज, जिसको क्लास में 11वीं 12वीं क्लास में बोल देते हैं कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उस टाइम पे डिस्कशन होती नहीं है, लेकिन इतना सारा बताया जा सकता है। मेरे को तो लग रहा है 1 घंटे की हमारी हो गई होगी अभी तक रिकॉर्डिंग, और उसमें एट द एंड हमें ये बोलना पड़ रहा है कि टाइम इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, शायद फंडामेंटल लेवल पे ऐसी चीज ही एग्जिस्ट नहीं करती। नहीं, ऐसा नहीं, कोई और, मतलब ऐसा ना मत बोलो। हाँ, वो तो ऐसा मत बोलो। नहीं, टाइम है। अब मैं इंटरेस्टेड हूं इस एटर्नलिज्म में, हाँ, क्योंकि यहां से उठ के ये तो मोटिवेशनल स्पीकर्स की बात है, नॉट इंटरेस्टेड। ठीक, आई एम नाउ इंटरेस्टेड इन दिस। तो फिर वहां पे टाइम ट्रैवल जैसी चीजें आ जाएंगी, और हम वो हमें इस पे लाना बात करेंगे। बिल्कुल कर सकते हैं। आई वुड बी, बट लेट्स सी कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी कैसी डिस्कशन लगी होगी। मैंने तो ऐसा एज्यूम किया कि यहाँ पे कोई कैमरा नहीं था। डिस्कशन अच्छी ही लगी होगी। आई थिंक जितना क्लैरिटी से मुझे समझ में आया है, उनको भी शायद उतना ही क्लैरिटी से। आई रियली होप सो।